Hello, function lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another part of function fan fiction. लास्ट पार्ट की एंडिंग काफ़ी सैड हुई थी। वेइंग को पता चला कि वो जल्दी ही मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर स्माइल लिए हुए था और वांगजी से कह रहा था, लंजा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। कोई टावर पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इन 2 हफ्ते जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने बहुत कुछ सोचा है। वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी बस गुस्से भरी नज़रों से वेंचिंग की तरफ देखे ही जा रहा था। तो वहीं गुस्से कहता है, लंचा, इसमें वेंचिंग की कोई गलती नहीं है, वो ऑलरेडी अपना बेस्ट ट्राई कर चुकी है। लेकिन वांगजी वहाँ से उठकर चला जाता है। नून के समय जब दोनों मिलते हैं तो वहीं गुस्से पूछता है, तुम्हारी बैग कैसी है अब? मैं वेंचिंग से दोबारा चेकअप करने के लिए कहना तो भूल ही गया। वांगजी उससे कहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी आवाज़ में काफ़ी गुस्सा था। वहीं गुस्से कहता है, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जीने के लिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वांगजी फिर उसे गुस्से में कहता है, विंग। तो विंग गुस्से कहता है, लंजा, इतना सीरियस मत हो, तुम्हें बल्कि खुश होना चाहिए। तुम्हें शादी तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी लाइफ में आफत लाने वाला ये लड़का अपने आप ही एक दिन चला जाएगा। वांगजी फिर उससे गुस्से में कहता है, फालतू मजाक मत करो। विंग कहता है, ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हें मेरी चिंता है। वो वांगजी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी तुम अपना ख्याल रखो। वांगजी उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वो उसकी आंखों में देखता रहता है। वो कुछ कहने की कोशिश ही करने वाला होता है कि तभी पीछे से लाइन चिचैन आता है और उन दोनों से कहता है, मास्टर वे, वांगजी, अंकल ने मुझे बताया कि वांगजी सेक्ट लीडर लाइब्रेरी गया था, सब कुछ ठीक तो है ना? वांगजी का फेस देखकर लैन चिचैन समझ जाता है कि कुछ बात तो है और वो उससे कहता है, वांगजी, क्या तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है? इससे पहले कि वांगजी कुछ कहता, विंग कहता है, जेवुजुन, ऐसा कुछ नहीं है। वेंचिंग ने बस मेरी डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता लगाया है। वो समय आने पर आपको बता देगी। लेकिन आप 2 हफ्ते से कोई टावर में थे। क्या रेड ब्लेड मास्टर का कुछ पता चला कि वो कहाँ गए हैं? लैन शिचैन कहता है, हुआ सांग को रेड ब्लेड मास्टर का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो चिंगी वापस लौट गए। वो यही कहता है, जेवुजुन, आपने इस बात का विश्वास कर लिया? क्या आपको सच में लगता है कि रेड ब्लेड मास्टर इस तरह कोई टावर से चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? कोई टावर इतनी सिक्योरिटी से भरा हुआ है, इस बात का तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि किसी ने भी रेड ब्लेड मास्टर को जाते हुए नहीं देखा। सैक लीडर लैन, जब मैं पेपर मैन बनकर जिनगंगवायो के रूम में गया था तो मैंने देखा कि वो किसी तरीके का म्यूज़िक रेड ब्लेड मास्टर के लिए प्ले कर रहा था। क्या आप मुझे एक बार क्लिनजिंग म्यूज़िक प्ले करके दिखा सकते हैं? क्योंकि जिन गोंगवायो ने रेड ब्लेड मास्टर से कहा था कि वो उनके लिए क्लिनजिंग म्यूज़िक प्ले कर रहा है। हालांकि मुझे वो म्यूज़िक कुछ अजीब लगा था। इसके आगे की स्टोरी तो गाइस हम सबको ही पता है। जेबुजुन अपना म्यूज़िक प्ले करता है और वियिंग को तुरंत पता चल जाता है कि जिन गोंगवायो ने क्लिनजिंग म्यूज़िक में कुछ चेंजेस किए थे और न्यू मिंगचो के लिए प्ले कर रहा था। ये सब हो जाने के बाद वियिंग लैन चैन से कहता है, जेवुजुन, अब तो आपको मुझ पर विश्वास है ना? जेवुजुन कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास सॉलिड प्रूफ नहीं होगा मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन अगर उसने सच में कुछ किया है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो ये कहता है, मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम कोई टावर वापस जाएं और हमें वहाँ टाइगर सील मिल जाए तो ये सबसे बड़ा प्रूफ होगा ये साबित करने का कि जिन गोंगवायो ही ये सब के पीछे है। लैन चैन कहता है, मास्टर वे, अगर आप अभी मेरे साथ कोई टावर जाते हैं तो वो फिर आपको दोषी ठहराएगा और आपको इंसल्ट करेगा। आप यहीं रुकिए और वांगजी का ख्याल रखिए। ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो ये कहता है, ठीक है जेबुजुन, फिर ये सब हम आप पर छोड़ते हैं। और वो वांगजी से कहता है, लंजा, अब हमें चलना चाहिए। जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो वेइंग वांगजी से पूछता है, लंजा, तुम पहले कुछ खाना चाहोगे या सोना चाहोगे? तुम थक गए होंगे ना? लेकिन वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता, ऐसे ही साइलेंट रहता है। वेइंग फिर उससे कहता है, लंजा, जवाब भी दो, तुम्हें भूख ज़्यादा लगी है या तुम थके हुए ज़्यादा हो? तुम चाहो तो तुम जाकर आराम कर सकते हो, मैं किसी से कहता हूँ वो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आएगा। वांगजी फिर कोई जवाब नहीं देता और ऐसे ही बस चलता रहता है। तो वेइंग उससे कहता है, लंजा, ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे तुम्हारी वाइफ मर गई है, अभी मैं जिंदा हूँ। वांगजी उसे बहुत गुस्से में घूरता है तो वेइंग कहता है, ठीक है, मैं अब मजाक नहीं करूँगा।
लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब जेवुज उनको हमारी बातों पर विश्वास है। शिजी अपनी फैमिली में सेटल्ड हैं और जेंगशा भी अपनी सैक लीडर की ड्यूटी अच्छे से निभा रहा है। बस कोई टावर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, उसके बाद मैं शांति से जा सकता हूँ। वो कुछ और भी कहना चाहता था कि वांगजी अचानक चलना बंद कर देता है। वुयिंग उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, तुम रुक क्यों गए? वांगजी सडनली उससे पूछता है, वुयिंग तुम क्या चाहते हो? वुयिंग अचानक से कुछ भी नहीं कह पाता। वो सोचने लगता है कि बचपन से लेके आज तक उसके पेरेंट्स के चले जाने के बाद उसकी इच्छा के बारे में किसी ने भी कभी नहीं पूछा। वुयिंग मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है, लंजा अगर तुमने ये किसी लड़की से पूछा होता ना तो वो पूरी तरह तुम पर फिदा हो जाती। वांगजी कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वेइंग, जो भी तुम्हें चाहिए प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। वेइंग कहता है, लंजा अगर ऐसा ही है तो मैं बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। एक ऐसा नॉर्मल इंसान जो रिटायर होने के बाद एक कॉटेज में रहता है, मार्केट जाता है, सब्जियाँ खरीदता है और शॉपकीपर से बार्गेनिंग भी करता है, जिसकी एक छोटी सी फैमिली हो। वांगजी कहता है, क्या तुम सच में बस यही चाहते हो? वेइंग कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे ये दोगे अगर मैं ये मांगूंगा तो? वांगजी कहता है, तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए ला दूंगा। वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा तुम सच में अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कुछ भी करोगे ना? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कल्टीवेशन छोड़ दो। फिलहाल के लिए तुम बस मुझे लोटस पॉन्ड ले चलो, मैं बहुत समय से वहाँ नहीं गया हूँ। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट ही करता है। वांगजी तुरंत उसे वेस्ट से पकड़ लेता है और उसकी तलवार के जरिए दोनों वहां से जाते हैं। विंग उससे कहता है, लंजा ये डेंजरस था, अगर तुम इंजर्ड हो जाते तो? वांगजी कहता है, हम लोटस पॉन्ड जा रहे हैं। विंग कहता है, अभी? वांगजी कहता है, हाँ तुमने ही तो कहा था ना। विंग हंसने लगता है और उसकी बैग को पकड़ते हुए कहता है, लानर गगा, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दबाजी में रहते हो। वो दोनों कैरी टाउन में पहुंच जाते हैं। अब विंग वांगजी से कहता है, लंजा चलो एक बोट रेंट पर ले लेते हैं। दोनों बोट में जा रहे होते हैं। पास ही में एक और बोट जा रही होती है जिसमें कोई एम्पर सिस्माल बेच रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है तो वांगजी उसे अपना मनी पाउच देते हुए कहता है, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। विंग उससे कहता है, थैंक यू लंजा, और वो 3 एम्पर सिस्माइल के जार खरीद लेता है। और वो वांगजी से कहता है, लंजा ये तीनों मेरे लिए हैं, तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें पीने दूंगा। लास्ट टाइम जब तुमने ड्रिंक किया था तुमने सच में हद ही पार कर दी थी। वांगजी अचानक से हड़बड़ाते हुए उससे पूछता है, मैंने क्या किया था? विंग उसकी टांग खींचने लगता है और उससे कहता है, तुमने क्या नहीं किया ये पूछो। तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया था, तुम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुमने मुझे सिर्फ तब छोड़ा ताकि मैं अपने कपड़े निकाल सकूं। मुझे क्या पता था कि हंगुनजुन इतना बड़ा पर्वत है। वांगजी गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, विंग। विंग बुरी तरह हंसने लगता है और उससे कहता है, सॉरी मैं बस मजाक कर रहा था। उस दिन जब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे रूम में लेकर आया तो तुमने सच में मुझे बैंक्वेट में वापस नहीं जाने दिया था। मैं अपने रोब्स के साथ नहीं सोना चाहता था, तो बस मैंने अपने कपड़े निकाले और हम ऐसे ही सो गए। वांगजी फिर भी बोट से उठकर खड़ा हो जाता है तो विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, चलो हम पास वाली बोट में चलते हैं। पास में ही कोई रिबन्स बेच रहा था। विंग एक रेड रिबन को हाथ में लेते हुए कहता है, इसका कपड़ा इतना पतला है फिर भी तुम इसे 30 वैन में दे रही हो। इस रिबन के 5 वैन से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो वो ओल्ड लेडी कहती है, आपको लेना है तो लो वरना मत लो, ये रिबन 45 वैन का है, मैं तो फिर भी 30 वैन में इसे दे रही हूँ। हुइंग कहता है, आपको कुछ तो कम करना पड़ेगा। तभी वांगजी कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसे ले लो। विंग वांगजी को साइड में ले जाता है और उससे कहता है, लंजा तुम चुप रहो, तुम अमीर लोग ना बिल्कुल भी नहीं समझते। उस कपड़े को देखो, वो कितना पतला है, उसके 30 वैन कौन देगा? वो ओल्ड लेडी सुन रही होती है तो वो कहती है, यंग मास्टर ये कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये स्पेशली यंग मास्टर्स की वाइफ के लिए बनाया गया है। वांगजी बार्गेनिंग करते करते थक जाता है तो वो पूरा अमाउंट उस लेडी के पास रख देता है। वो लेडी खुश हो जाती है और वांगजी से कहती है, इन यंग मास्टर की चॉइस सच में बहुत अच्छी है, ये रिबन किसी हाई क्लास लेडी पर बहुत अच्छा लगेगा। विंग उस रिबन को हाथ में लेते हुए कहता है, लंजा मैं इस रिबन को बहुत सस्ते में खरीद लेता, तुम्हारे पास मनी है इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसे ही उसे वेस्ट करोगे। लंजा जब मैं चला जाऊंगा ना तो तुम प्लीज़ किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेना जो ये सब मैनेज कर सके।
वांग जी को उसकी बातों का बहुत दुख होता है। तभी वेइंग उससे कहता है, चलो अब जब तुमने ये रिबन खरीद ही लिया है तो हम इसे वेंचिंग को दे देंगे। वांग जी वो रिबन उसके हाथ से लेते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जिसे देना है दे सकते हो। तो वेइंग कहता है, अगर ऐसा है तो अगर ये रिबन मैं तुम्हें देना चाहूँ तो? जब वांग जी कोई जवाब नहीं देता तो वेइंग उससे कहता है, चलो ये रिबन मैं तुम्हें ही देता हूँ। अपनी वेडिंग वाले दिन तुम इसे अपनी फ्यूचर वाइफ को देना। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ की तरफ से तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के लिए ये एक गिफ्ट भी हो जाएगा। कुछ समय पहले तक जो वेइंग मजाक कर रहा था, अचानक से वो चुप हो जाता है और वांगची से कहता है, क्योंकि मैं चला भी क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट वाइफ तो हमेशा मैं रहूँगा ना, ये बात कभी मत भूलना लंचा। और उसके हाथ में वो रेड रिबन दे देता है। वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं फिर से शादी नहीं करूँगा। वेइंग उससे कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो लंचा, तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि हंगुन जुन एक प्रॉपर वेडिंग और एक मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड डिजर्व करता है। एक ऐसी वेडिंग जिसे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड सेलिब्रेट कर सके। क्लाउड रिसेस को एक बार फिर डेकोरेट किया जाएगा और जिंगशी को भी फिर से डेकोरेट किया जा सके। तुम्हारी वेडिंग में सारे कल्टीवेटर्स आएंगे, अच्छा फूड होगा और एम्प्रेस इस्माइल भी होगी, ना कि हमारी वेडिंग नाइट की तरह। और प्लीज़ तुम एम्प्रेस इस्माइल को मत पीना, वरना तुम अपनी न्यू ब्राइड को डरा दोगे। जैसे जैसे वो ये सब कह रहा था, उतना ज़्यादा दर्द उसे अपने दिल में फ़ील हो रहा था। लेकिन वो अपने जाने के बाद वांगजी को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो बस चाहता था कि वांगजी उसके बिना खुश रहे। और वो वांगजी से कहता है, लंचा प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हारी वेडिंग में बेस्ट सेलिब्रेशन होगा, तुम्हारी वाइफ भी मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, वरना मैं कभी भी चैन से नहीं मर पाऊँगा। वो यिंग वांगजी का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ लंजा, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो। वांगजी को बहुत दुख हो रहा था वेइंग की सारी बातें सुनकर, लेकिन वेइंग की आंखों में डेस्परेशन देखकर आखिरकार वो उससे कह ही देता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वेइंग मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, थैंक यू लंजा, अब मुझे भूख लगी है, हमें कुछ खाना चाहिए। पूरे दिन घूमने के बाद और काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेने के बाद दोनों शाम को वापस क्लाउड रेसेस पहुंचते हैं। वेइंग वो सारे गिफ्ट्स जो वो आईयूएन और बाकी वैन चिल्ड्रन के लिए लाया था उन्हें देता है। रात के समय दोनों वैन मेंबर्स के साथ डिनर करते हैं। वेइंग अब काफ़ी थक चुका था और उसे पता था कि वांगजी भी अब थक गया होगा। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वांगजी उसे जिंगशी की तरफ नहीं बल्कि किसी और तरफ ले जाता है, जहाँ एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ था। दोनों कॉटेज में अंदर जाते हैं। वेइंग उससे कहता है, लंजा ये कौन सी जगह है? वांगजी वहाँ लैम्प जलाता है और उससे कहता है, ये तुम्हारा कॉटेज है। वेइंग उससे कहता है, तुमने सच में मेरे लिए कॉटेज खरीद लिया? वेइंग अंदर देखता है तो वहाँ काफ़ी सारी गुसु पेंटिंग्स रखी हुई थी, एक छोटा किचन बना हुआ था और प्राइवेट लाइब्रेरी थी। वेइंग उससे पूछता है, लंजा यहाँ कौन रहता था? तो वांगजी उससे कहता है, मेरी माँ यहाँ रहा करती थी। वेइंग उससे कहता है, सच में तुम्हारी माँ यहाँ रहा करती थी? वो कैसी लेडी थी लंजा? वांगजी कहता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी वेइंग, उन्हें भी परेशान करना बहुत पसंद था, वो हमेशा हंसती रहती थी। यहाँ लॉक्ड रहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इस बारे में भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। मुझे और ब्रदर को हर महीने एक बार उनसे मिलने के लिए ले जाया जाता था। वो हमेशा हम दोनों को अच्छी बातें सिखाया करती थी। मैं जब 6 साल का था तो वो हमें छोड़कर चली गई। वांगजी मूनलाइट की तरफ देखते हुए ये सब कह रहा था। वो अपनी माँ की बातों में इतना खो गया था। वेइंग उसकी फेस पर सैडनेस फील कर सकता था। वेइंग सडनली पीछे से आता है और उसे बैक से हक कर लेता है। वांगजी हिलने की कोशिश करता है तो वेइंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे ही रहने दो। मेरे जाने के बाद लंजा, तुम एक दिन उस इंसान से ज़रूर मिलोगे जिससे तुम्हारा मिलना लिखा है, और फिर तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। आज तक तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया, मैं वो सब के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है। तभी वांगजी उससे कहता है, वेइंग मैं कुछ दिनों के लिए सेक्लूजन में जाना चाहता हूँ। वेइंग कहता है, अभी? तो वांगजी कहता है, हाँ, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा तुम्हें बचाने का, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुमने वेंचिंग की बातें सुनी थी ना, कोई तरीका नहीं है मुझे बचाने का। अब ये सब छोड़ो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम वो सब करोगे जो मैं चाहूँगा। अभी तक हम लोटस पिक करने के लिए नहीं गए हैं, मुझे ये और करना है।
क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ युनमक चलोगे? मैं काफ़ी दिनों से युनमक गया भी नहीं हूँ। मैं अपने आखिरी के कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ लंजा। वांगजी उसका फेस टच करता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ये तुम्हारे लास्ट डेज नहीं होंगे। मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। वुयिंग उससे कहता है, ठीक है लंजा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वुयिंग उठता है तो वांगजी ऑलरेडी जा चुका था। वुयिंग के पास दिन के समय कुछ करने के लिए नहीं था, तो वो आयुएन और वेनिंग के पास जाता है। वेनिंग को भी पता चल गया था कि वेइंग के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। वो वेइंग के सामने मुस्कुराता रहता और अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता, लेकिन वेइंग उसके फेस से समझ जाता। एक दिन वेइंग उससे कहता है, वेनिंग, तुम्हें इस तरीके के फेसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मरा नहीं हूँ। तुम्हारी सिस्टर ने कहा है कि मेरे पास अभी कुछ वीक्स हैं और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ क्लाउड रेसेस में तुम और सारे वैन मेंबर सेफ रहोगे। आयुएन का फ्यूचर भी यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। मेरे जाने के बाद लंजा तुम सबका ख्याल रखेगा। वेनिंग कहता है, लेकिन मास्टर वे, सेकंड मास्टरलैंड बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। वेइंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके पास सब लोग तो हैं, तुम सब उसके पास हो। गूसुलान उसके पास है और उसकी फैमिली भी उसके साथ है। वो अकेला क्यों होगा? वेनिंग कहता है, लेकिन आप उनके हस्बैंड हैं। तो वेइंग कहता है, ये एक अरेंज मैरिज थी वेनिंग। उसे मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा जो उसका ख्याल रखेगा और उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। वेनिंग कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि आप उनके लिए क्या हैं? वुयिंग उससे कहता है, तुम इस बात पर मुझसे भी ज़्यादा अपसेट क्यों फील कर रहे हो वेनिंग? आयुन उन दोनों की बातें सुन लेता है और वुयिंग से कहता है, शन गगा, आप कहाँ जा रहे हैं? वुयिंग उससे कहता है, आयुन, मैं एक ट्रिप पर जाऊंगा। मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें अपने लन गगा, निंग गगा और चेंग जेजे की सारी बातों को मानना है। आयुन उसे हाँ कर देता है और उसके गले लग जाता है। विंग उससे कहता है, आज तो आयुन मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। क्या वो इसलिए है क्योंकि उसके लैंगगा आज यहाँ नहीं है? आयुन अपने हाथ में एक ग्रास बटरफ्लाई लेकर आया था और वो उसे विंग के बालों में लगा देता है। विंग उससे कहता है, तुम ये मुझे दे रहे हो? ये कैसी लग रही है मेरे बालों में? क्या मैं अब अच्छा लग रहा हूँ? आयुन कहता है, हाँ, आपको ये लैंगगा को दिखानी चाहिए। विंग कहता है, बिल्कुल, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे ज़रूर दिखाऊंगा। शाम के समय वैन मेंबर्स के साथ डिनर करने के बाद रात को वो वापस जिंगशी में चला जाता है। सोने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम थे जो उसे करने थे। वो यिंग सोचने लगता है, अब जब मैं जाने वाला हूँ तो डिमोनिक कल्टीवेशन के कुछ नोट्स, टैलिस्मैन्स जिन पर मैं काम कर रहा था, उन्हें मुझे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जिससे वो दूसरे लोगों के हाथ ना लगें। वो ऐसा ही करता है और कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जिसमें उसके लिखे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट थे जो उसे लग रहा था कि गुसुलान के काम आ सकते हैं, वो उन्हें फॉरबिडन लाइब्रेरी के लिए छुपा कर रख देता है। ये सब करते करते काफ़ी रात हो गई थी। फाइनली विंग का सारा काम जब ख़त्म हो जाता है तो वो वांग जी के पिलो को हक करते हुए सो जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो नून टाइम तक भी नहीं उठ पाता है। वेंचिंग और वेनिंग ने जब उसे लंबे समय तक जिंगशी से बाहर नहीं देखा तो वो घबराने लगे और वो तुरंत वहां पहुंच गए। वेइंग उन दोनों से कहता है, क्या मैं चैन से सो भी नहीं सकता? और वैसे भी जिंगशी हंगुन जुन का प्राइवेट रूम है, इस तरह तुम लोग इसमें नहीं आ सकते। वेंचिंग कहती है, जब हंगुन जुन को पता चलेगा कि हम क्यों यहाँ आए थे तो वो हमसे कुछ नहीं कहेंगे। तभी वेनिंग वहाँ आता है और तीनों मिलकर लंच करते हैं। वेंचिंग वेनिंग से वेइंग पर नज़र रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर एक बात थी जो वेइंग को बहुत परेशान कर रही थी, घोस्ट यांग फेफे। वेइंग सोच रहा था कि उसने यांग फेफे के कातिल का पता भी लगा लिया, लेकिन फिर भी वो घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। क्लाउड रेसेस में वो उनके पीछे आई थी और कोई टावर में भी वो वेइंग को दिखी थी। हालांकि वो वेइंग की मदद करने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब कोई बात तो है जो घोस्ट फेफे से अभी भी जुड़ी हुई है। यही सब सोचकर वो वेनिंग से कहता है, वेनिंग, तुम्हें मेरे साथ क्याई टाउन चलना होगा। वेनिंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्याई टाउन में जाकर वो दोनों एक इन में ठहरते हैं और वेइंग एक टैलिस्मैन के जरिए उसी लेडी घोस्ट को बुलाने की कोशिश करता है। वेनिंग उससे कहता है, मास्टर वे, मुझे नहीं लगता कि ये करना ठीक होगा। आपको मास्टर लैंड का इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो यहाँ होते तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने देते।
वो यूँ कहता है, अगर ऐसा है तो वो मुझे छोड़कर ही नहीं जाता। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपना थंब कट करता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है और वो तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है और वेन्निंग से कहता है, अगर यांग फेफे आसपास ही होगी तो वो यहाँ तुरंत ज़रूर आ जाएगी। वो मुझसे कुछ ना कुछ तो चाहती है, जिस वजह से वो मुझे फॉलो कर रही है। वेन्निंग कहता है, वो आपसे क्या चाहती होगी? वो यूँ कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से दफनाना चाहती होगी। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर मुझे ऑलरेडी पता होता तो मैं अभी तक उसकी मदद कर चुका होता। इसीलिए मैं एम्पैथी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे बस आधा घंटा लगेगा। वैसे भी मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, इससे ज़्यादा ख़राब मेरी कंडीशन क्या होगी? अगर मैं अब तक नहीं मरा हूँ तो आधे घंटे में भी मेरा कुछ नहीं होगा। वैनिंग अभी भी उसे ये सब नहीं करने देना चाहता था और वो उससे कहता है, लेकिन सिस्टर ने कहा था कि मैं आप पर नज़र रखूं। वो ये कहता है, तुम बस मेरी बातें मानो, वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा मदद नहीं मांग रहा हूँ। वो उसे एक इंसेंस बर्नर देता है जो वो जिंगशी से चुरा कर लाया था और उससे कहता है, आधे घंटे तुम्हें यहाँ रहना है। अगर मैं नहीं उठ पाता हूँ तो तुम्हें इस इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल करना है। वन्नी कहता है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको होश नहीं आया तो वही कहता है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समय से पहले मर जाऊं या समय के बाद मरूं, एक ही बात है। वेनिंग कहता है, मास्टर वे प्लीज़ ऐसा मत कहिए। वही कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर उसे वो घोस्ट लेडी यांग फेफे दिखती है। विंग उससे कहता है, क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं सकती इसलिए मैं एम्पैथी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे दिखाने की कोशिश करना कि ऐसा क्या है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो वेनिंग से कहता है, आधे घंटे बाद इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल करना मत भूलना। विंग एम्पैथी शुरू करता है। उसे यांग फिफे दिखती है जो रेडी हो रही थी और अपने फेस पर ब्लश लगा रही थी, अपना मेकअप कर रही थी। जगह को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई ब्रोथल है। विंग ने जब ध्यान से देखा तो वो ब्रोथल वही था जहाँ यांग फेफे का मर्डर हुआ था। लेकिन जिस इंसान के पास यांग फेफे गई थी वो चैनपिंग तो नहीं था, बल्कि कोई और था जिसे विंग बहुत अच्छे से जानता था। वो और कोई नहीं बल्कि जिन गोंगशा था। जिन गोंगशा को देखकर यांग फेफे को लग रहा था कि शायद यही है जो उसका जीवन बदल सकता है। वो ब्रोथल से बाहर निकलना चाहती थी और उसे लग रहा था कि जुन गोंगशा उसे एक अच्छा फ्यूचर भी दे सकता है। जिन गोंगशा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो उसे रानी बनाकर रखेगा। एम्पैथी में अब सीन चेंज होता है और विंग को दिखाई देता है कि एक साल बाद क्या हुआ था। यांग फेफे एक बच्चे को अपनी गोद में लिए कोई टावर के गेट पर खड़ी थी। काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो उस गेट तक पहुंची थी, लेकिन वहाँ के सर्वेंट्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे और उससे कह रहे थे कि सैक लीडर जिन अभी बिजी हैं और वो किसी से नहीं मिलना चाहते। यांग फेफे ने उन सबको बताने की कोशिश की कि उसकी गोद में जो बेटा है वो सैक लीडर जिन का है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर तो उसे बिल्कुल नहीं जाने दिया। गेट से ही वो बार बार वापस लौट आती। एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सर्वेंट्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और हर बार यही कहा कि मास्टर जिन तुमसे नहीं मिलना चाहते। हार कर वो वापस अपने बेटे को लेकर ब्रोथल में आ जाती है, लेकिन ब्रोथल की मैडम भी उससे कहती हैं, तुम एक साल तक गायब रही और अब एक बच्चे को अपने साथ लेकर आई हो। कौन कस्टमर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा? तुम यहाँ से चली जाओ। फेफे ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की तो मैडम ने उससे कहा, ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें इस बच्चे को छोड़ना होगा। फेफे ने उनसे कहा, वो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहकर वहाँ ब्रोथल से भी वो वापस आ जाती है। और फेफे, जिसने अपने फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, जिन गोंगशा ने जिससे इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, अब वो सड़कों पर भटक रही थी। उसका एक बेटा था और उन दोनों को ही सहारा देने वाला कोई नहीं था। एक दिन फेफे ऐसे ही सड़कों पर भटक रही थी तो उसने वहाँ लान चरैन को देखा, जिसके साथ 3 बच्चे थे। 2 बच्चों ने वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उन्होंने फोरहेड रिबन लगाया हुआ था। तीसरा लड़का क्रीम कलर की यूनिफॉर्म में था। फेफे उसे देखकर पहचान गई थी कि वो लैनलिंग क्लैन का है। वो यंग भी समझ गया था कि वाइट कलर की यूनिफॉर्म में वो और कोई नहीं बल्कि लान चिचैन और वांगजी हैं। चिरैन उन तीनों को मार्केट घुमाने के लिए लेकर आया था। वो यंग वांगजी को देखकर कहता है, लंचा, तुम बचपन में भी हमेशा ऐसे ही सीरियस रहा करते थे। लान चिचैन वांगजी के पास जाता है और उससे कहता है, डीडी, मैं तुम्हारे लिए राइस बॉल लेकर आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। डीडी एक चाइनीज़ वर्ड है जो यंगर ब्रदर के लिए यूज़ किया जाता है। वांगजी क्योंकि हमेशा से शाय रहता आया है तो वो लान चिचैन से राइस बॉल तो ले लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़र फे फे पर पड़ती है
जिसका बेटा उसकी गोद में रो रहा था। वो फेफे के पास जाता है और उसे वो राइस बॉल दे देता है। फेफे उसे थैंक्स कहती है। विंग ये देखकर सोचने लगता है, लंजा तुम हमेशा से ही काइंड रहे हो, मुझे आज तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। तीनों जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लान चचान जिन जुशन को कुछ कैंडीज दिखाता है। तो जिन जुशन उससे कहता है, हमारे लानलिंग क्लान में इससे भी ज़्यादा अच्छी कैंडीज़ हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। विंग ये देखकर सोचने लगता है, ये जिन जुशन हमेशा से पिकॉक ही रहा है। अब लान चचान उन तीनों को वहाँ से लेकर चला जाता है। फेफे अपने बेटे को लेकर एक टेम्पल में आ जाती है जहाँ वो रात को सोया करती थी। अपने बेटे और अपनी सुरक्षा के लिए वो वहाँ एक स्पेल लगा रही थी, जिसके लिए तलिस्मैन उसे वहाँ टेम्पल के लोगों से मिला था। जब वो अपना और अपने बेटे का नाम लिखती है तो विंग बिल्कुल शॉक रह जाता है। उसने अपने बेटे का नाम यांगशु लिखा था, मतलब शू यांग। विंग को रियलाइज होता है कि यांग फेफे का बेटा शू यांग है। अब एम्पैथी का सीन फिर से चेंज होता है। कुछ समय और आगे बढ़ जाता है। विंग को अब यांग फेफे एक और ब्रॉथल में दिखाई देती है, लेकिन अब वो पहले से काफ़ी ओल्डर दिख रही थी। उसके साथ एक और लेडी थी जिसका नाम मैंगशी था। मैंगशी उसे अपने बेटे मैंग्याओ के बारे में बता रही थी और उससे कह रही थी कि मैंग्याओ एक बहुत बड़े सेक्ट लीडर का बेटा है। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा और हो जाएगा तो मैं उसे उसके फादर के पास भेज दूंगी। जब दोनों आपस में बातें करती हैं तो फेफे को पता चलता है कि मैंगशी जिसके बारे में कह रही है वो और कोई नहीं बल्कि जिन गोंगशा है। मैंग्याओ जिन गोंगशा का ही बेटा है। फेफे मैंगशी से कहती है, उस इंसान ने आपके साथ भी धोखा किया है शिजिए, उसने मुझसे भी ऐसा ही वादा किया था और फिर उसने मुझे और मेरे बेटे को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था और आखिरकार मुझे अपने बेटे को छोड़ना पड़ा और मैं यहाँ ब्रोथल में वापस आ गई। मैंगशी ने उसकी किसी बातों का विश्वास नहीं किया और उसने बल्कि मैंग्याओ को समझाया कि तुम्हें ये सब बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने फादर के पास जाओगे, वो तुम्हें अपना लेंगे और तुम फ्यूचर में एक अच्छे कल्टीवेटर बनोगे। यांग फेफे ने भी फिर उसके बाद मैंगशी से कुछ नहीं कहा। अब एम्पैथी में 7-8 साल बाद कहानी और आगे बढ़ती है। मैंगशी मर चुकी थी। फेफे अभी भी उसी ब्रॉथल में थी, लेकिन अब उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं होने लगी थी। उसे अपने गेट के बाहर कभी एक कैट मरी हुई दिखती थी तो कभी कोई और जानवर। लेकिन एक दिन उसे एक नोट वहाँ पड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था, हेलो मदर। ये देखकर उसकी हालत खराब होने लगी। उसे लगा 13 साल पहले जिस बेटे को उसने छोड़ दिया था शायद वही अब वापस आ गया है। क्योंकि उसने शू यांग को युनपिंग में छोड़ा था तो उसने वापस युनपिंग जाने का सोचा। वहां जाकर उसने युनपिंग के क्लान लीडर चैन पिंग को कांटेक्ट किया। चैन पिंग उससे मिलने के लिए तैयार हो गया और वो खुद उससे मिलने उसके ब्रॉथल के रूम में पहुंचा। दोनों में जब बातें हुई तो चैन पिंग ने उसे बताया कि उसे भी अपने रूम के बाहर डेड बर्ड्स, डेड कैट्स या फिर कोई भी डेड एनिमल मिलते हैं। फेफे ने उसे बताया कि शायद ये सब उसी का बेटा शू यांग कर रहा है। लेकिन तभी उस रूम में रखे हुए इंसेंस बर्नर की स्मेल की वजह से दोनों अचानक बेहोश हो गए। शू यांग वहां पहुंचा और उन्हें मारने लगा। फेफे को जब होश आया तो उसने कहा, तुम मेरे बेटे हो और तुम ये सब कर रहे हो। शू यांग हंसने लगा और उसने कहा, 13 साल पहले जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब तुम्हें ये बेटा याद नहीं आया। और यहाँ एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। वो यिंग जब एम्पैथी से वापस आता है तो वो फेफे से कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शू यांग आपका बेटा है। शू यांग आपको मार चुका है लेकिन आपकी बॉडी को दफनाया नहीं गया था ना। फेफे अपना सिर हिला देती है। वो यिंग उससे कहता है, चैन क्लैम मेंबर्स जब उस रूम में पहुँचे वो अपने साथ चैनपिंग की बॉडी को तो ले गए होंगे लेकिन उन्होंने आपकी बॉडी को नहीं उठाया होगा। तभी शू यांग वहाँ पहुँचा होगा। शू यांग आपको अपने साथ ले गया और उसने उसी ब्रिज के नीचे आपको डंप कर दिया होगा जहाँ हमें आपकी आत्मा पहली बार मिली थी। यांग फेफे इस बात पर भी अपना सिर हिला देती है। वो यिंग तुरंत वेनिंग से कहता है, वेनिंग हमें अभी के अभी वहाँ जाना होगा, हमें यांग फेफे का अंतिम संस्कार करना है। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं यांग फेफे भी उनके साथ जाती है। यांग फेफे उसे दिखाती है कि उसकी बॉडी को कहाँ डंप किया गया था। वो यिंग उससे कहता है, फेफे जब हम आपका अंतिम संस्कार कर देंगे तब तो आप शांति में रह सकेंगी ना। फेफे वैसे तो बोल नहीं सकती थी लेकिन जिस तरीके के गेस्चर्स वो बना रही थी उससे विंग को पता चल गया था कि वो कहना चाह रही है वो जाने से पहले अपने बेटे को देखना चाहती है। विंग उससे कहता है, शू यांग को, लेकिन शू यांग तो ऑलरेडी मर चुका है ना।
फेफे उसकी तरफ देखने लगती है और उसे नहीं का इशारा करती है। वुयिंग कहता है शुयांग नहीं मरा है। तभी वहाँ शुयांग हंसते हुए पहुंच जाता है और वुयिंग से कहता है यीलिंग पैट्रियार्क, मुझे नहीं पता था कि हमारा फिर से मिलना इतनी जल्दी होगा। वुयिंग उससे कहता है तो ये सच है, तुम मरे नहीं हो। तुम्हें लैनलिंग क्लैन के हवाले कर दिया गया था ना, तुम्हें किसकी मदद मिली है? शुयांग उसे बताता है कि उसके भाई जिन गोंगायू ने ही उसकी मदद की है और वो अपने पास से ये नायरन के पीसेस भी निकालता है। वहीं गुस्से कहता है तो वो तुम थे जिसने कोई टावर से ये नायरन चुराया था। शुयांग गुस्से कहता है कि मुझे क्या पता था कि आप और हंगुन जुन इतनी जल्दी मेरी साजिश में आ जाएंगे। उस दिन आप दोनों एक दूसरे में इतना बिजी थे कि आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कब आपका ये नायरन चुरा लिया गया। विंग को बहुत गुस्सा आता है कि शुयांग ने उसके और हंगुन जुन के प्राइवेट मूवमेंट्स को देखा। शुयांग उसे सब कुछ बता देता है कि उसने और जिन गोंगवायो ने साथ में मिलकर क्या क्या किया है। अपने पिता जिन गोंगशा को मारने में भी उन दोनों का ही हाथ है। वो यिंग सोचने लगता है कि वो शुयांग को जिंदा नहीं रहने दे सकता क्योंकि उसके हाथ में ये नायरन है। वो ये नायरन से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही ला सकता है। ऐसा सोचकर वो मन में कहता है लंजा मुझे माफ़ कर देना। वो फ्लूट निकालता है और फ्लूट बजाने लगता है। फ्लूट की धुन की वजह से उस ब्रिज के नीचे जितने भी पपेट्स थे वो सब उठकर खड़े होने लगते हैं, शुयांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो यिंग अपनी फ्लूट म्यूज़िक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। वनिंग उससे कहता है मास्टर वे प्लीज़ ऐसा मत करिए, लेकिन वेइंग उसकी एक नहीं सुनता। आखिरकार वेइंग की फ्लूट म्यूज़िक की वजह से शुयांग के हाथ में जो ये नायरन था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शुयांग उससे कहता है यीलिंग पैट्रियार्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वेइंग की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वेइंग के मुंह से काफ़ी सारा ब्लड निकलने लगता है। शुयांग उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी गुचिन की आवाज़ होती है और वांगजी वहाँ पहुँच जाता है। वांगजी उस पर हमला करता है और शुयांग को उससे अलग कर देता है। वांगजी वेइंग को संभालता है। शुयांग इससे पहले कि उनकी तरफ बढ़े काफ़ी सारे पपेट्स आकर उसे घेर लेते हैं, जिसमें उसकी माँ यांग फेफे भी थी। देखते ही देखते शुयांग मर जाता है और यांग फेफे उसे अपने साथ ले जाती है। वेइंग जो कि वांगजी की गोद में बेहोश होने लगा था, वो वांगजी को देखकर कहता है लंचा क्या तुम सच में मेरे साथ हो? वांगजी उससे कहता है हाँ वेइंग, मैं वापस आ गया हूँ, मैं यहीं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। वेइंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो वापस क्लाउड रेसेस में आ गया था। वांगजी उसके पास ही बैठा हुआ था और उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर रहा था। तभी लैंचरन वहाँ आता है और उससे कहता है वे विशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाउड रेसेस इस तरह छोड़कर जाने की? वो तो अच्छा है वेनिंग ने समय से हमें सब कुछ बता दिया था, ऐसी कंडीशन में भी तुम इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हो? वेंचिंग भी वीइंग को डांटते हुए वहाँ आती है, उसे चेक करती है और उससे कहती है तुम्हें हंगुन जुन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके प्ले किए हुए म्यूजिक की वजह से तुम अभी जिंदा हो। वीइंग उससे कहता है लंजा कैसा म्यूजिक? वांगजी उससे कहता है वीइंग जब तुमने मुझे और ब्रदर को जिन गोंगायो के क्लिनजिंग म्यूजिक के बारे में बताया था, जिन गोंगायो ने म्यूजिक में जो चेंजेस किए थे वो स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं और दिमाग का संतुलन बिगाड़ देते हैं। मैंने उस बुक को फिर से चेक किया, मुझे एक ऐसी म्यूजिक टेक्निक के बारे में पता चला जिससे उस स्टोन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। मुझे कोई ऐसा सॉन्ग तो नहीं मिल सका जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं, इसलिए मैंने खुद एक सॉन्ग लिखा। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए म्यूज़िक प्ले करूँगा तो धीरे धीरे वो कोर स्टोन जो तुम्हारी हार्ट में है वो टूटने लगेगा। वेंचिंग कहती है हंगुन जुन के उस सॉन्ग के ज़रिए स्लोली तुम्हारे उस कोर स्टोन को ब्रेक किया जा सकता है और वो टूटने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलता है, जिस वजह से तुम जिंदा रह पा रहे हो। वेइंग कहता है इसका मतलब अब मैं नहीं मरूंगा? वेंचिंग कहती है जब तक तुम खुद अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना बंद नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। वेइंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है लंजा तुमने मुझे बचा लिया है। तो वांगजी उससे कहता है वेइंग लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मैं रोज़ तुम्हारे लिए इस म्यूज़िक को प्ले करूँगा और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को भी जारी रखना होगा। अब वेइंग उससे पूछता है लंजा तुम कब से मेरे लिए ये म्यूज़िक प्ले कर रहे हो? वांगजी उससे कहता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है वेइंग। तभी वेंचिंग कहती है 3 दिन। हंगुन जुन लगातार 3 दिनों से तुम्हारे लिए ये म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तुम 3 दिनों से बेहोश थे तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। लैन एल्डर्स भी 3 दिनों से तुम्हें स्पेशल एनर्जी दे रहे हैं। वो वांगजी की फिंगर्स पर लगाने के लिए वेइंग को एक ट्यूब देती है
और उससे कहती है अच्छा होगा कि तुम हंगुंजुन का ख्याल रखो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाकी सारे लैंड मेंबर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।